स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन अभी चल रहा है, ठीक है। आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन ही हो रही हैं, ठीक है। तो आज हम आपका ऑनलाइन क्लास ही करेंगे बायो का, ठीक है। इट विल बी योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायो, ठीक है। तो जो चैप्टर मैं आपका पहले पढ़ाऊँगी बायो में, दैट इज़ योर सेकेंड चैप्टर ऑफ NCERT, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ओके, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर, ठीक है। और ये जो चैप्टर है आपने 8th में भी पढ़ा है, ठीक है। सेम चैप्टर 8th में, तो आपको समझने में इतना डिफ़िकल्टी नहीं होगी ये चैप्टर, ठीक है। मैंने और चैप्टर्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हैं आपके, और अगर मैं आपका कोई और चैप्टर लेती तो फिर वो आपको वहाँ पे टर्म्स शायद समझ ना आती। ओके, तो इसलिए सबसे पहले हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो इस चैप्टर के लिए मैंने आपकी स्लाइड्स ही प्रिपेयर करी हैं, ठीक है, क्योंकि थियोरेटिकल चैप्टर था, इसमें रिटन नोट्स की ज़रूरत नहीं थी। और जहाँ भी मुझे नीडेड लगेगा कि आपको रिटन नोट्स की ज़रूरत है, आई विल बी प्रिपेयर रिटन नोट्स फॉर यू। ओके, आज फिलहाल आपका चैप्टर स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर करी हैं, उसी के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, सेल आपने पहला भी पढ़ी है ये टर्म, सेल 8th में, ठीक है। अब जो सेल है आपके चैप्टर का नाम क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो सेल होता है इट इज़ नॉन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा और भी हम सेल को क्या बोलते हैं? दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो सेल है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड इट इज़ द फंक्शनल और इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो सेल होता है इट इज़ नॉन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज होल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। तो जो सेल होता है उसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एक क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल हमारी बॉडी को। तो इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा हम इसे और क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द फंक्शनल यूनिट। तो फंक्शनल यूनिट हम क्यों बोलते हैं सेल को? और यू कैन से फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। जो फंडामेंटल यूनिट होती है हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सेल होता है हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कौन रेगुलेट करता है? जो सेल्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल को हम ये भी तो बोलते हैं, सेल इज नॉन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा वाई सेल इज नॉन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं सेल को? क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग होती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सेल, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो स्टार्ट होता है, उसका जो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो सबसे पहले क्या होता है? एक सेल होता है। एक जो बेबी होता है वो भी सबसे पहले जो उसका फर्स्ट वो होता है वो क्या होता है? इट इज़ जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से वो बेबी डेवलप होता है और जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है। तो इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं कि जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। एवरीथिंग, ठीक है, विच इज लिविंग इट इज मेड अप ऑफ सेल। अगर हम प्लांट्स की भी बात करें तो प्लांट्स भी किस चीज़ के बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेल। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। और जो भी हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो किसकी हेल्प से हो पाते हैं? सेल की हेल्प से हो पाते हैं, ठीक है। जैसे आपने 8th में पढ़ा होगा देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। अभी हम इसमें भी देखेंगे व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। बट मैं आपको बता देती हूँ जो सेल होता है उससे क्या बनते हैं? जब सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? कोई ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स। और फाइनली एक क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें इतने सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ये सारे ऑर्गन सिस्टम कैसे बने हैं? सेल को मिला के ही तो बने हैं, ठीक है। तो इसलिए जो सेल होता है इट इज नॉन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज नॉन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और यू कैन से द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सेल, इसलिए आपके चैप्टर का नाम क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो क्या है? एक सेल, ठीक है। ओके,
तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेल है, ठीक है, इट इज़ नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होने चाहिए कि हाउ द डिस्कवरी ऑफ सेल टुक प्लेस, ठीक है। डिस्कवरी कैसे हुई थी सेल की, अगेन ये भी आपने 8th में पढ़ा होगा सेल चैप्टर में, डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। तो जो सेल की डिस्कवरी हुई थी, इट वॉज मेड बाय अ साइंटिस्ट, ठीक है, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन द ईयर 1665, ठीक है। तो जो रॉबर्ट हुक थे, ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, जो कॉर्क होती है, विच इज ही टुक अ स्लाइस ऑफ कॉर्क, अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है। जो कॉर्क होती है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, जो बार्क का पोर्शन होता है ना ब्राउन वाला ट्री का, ठीक है, उसमें से उन्होंने एक छोटा सा पोर्शन लिया, ठीक है। ही टुक अ स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है, और उन्होंने क्या करा, उसे एक क्रूड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। ही मेड अ क्रूड माइक्रोस्कोप फॉर दिस, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, दिस इज अ क्रूड माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्रूड माइक्रोस्कोप हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ जैसे क्रूड ऑयल होता है उसका उन्होंने यूज़ किया था यहाँ पे, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ही ऑब्जर्व्ड दिस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज क्रूड माइक्रोस्कोप। तो क्या हुआ, जब उन्होंने इन्हें ऑब्जर्व किया, ये जो स्लाइस ऑफ कॉर्क था जो उन्होंने बार्क ऑफ ट्री से लिया था, तो उन्हें एक कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, एक हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है। आई हैव अ स्लाइड फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे शायद आपको एक क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो उन्हें क्या दिखा, एक हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जैसे वो होता है ना हनी कॉम्ब, जैसे छत्ता होता है मधुमक्खी का, ठीक है, हनी कॉम्ब बोलते हैं हम उसे, ठीक है। तो उन्हें क्या दिखाई दिए, इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दिए, कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए छोटे छोटे, और उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दे दिया, सेल्स। और यू कैन से, जब हम एक सिंगुलर सेल की बात कर रहे हैं, सेल्यूले, ठीक है, और सेल्स, तो उन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दे दिया, सेल, ठीक है। और उनकी डिस्कवरी से ही ये सबसे पहले पता चला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं, ये जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, इन्हीं को मिला के एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक का बहुत ही बड़ा रोल था इन द डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जैसे ये है ना, दिखा रखा है द कॉर्क, ठीक है। उन्होंने लिया था ना ये कॉर्क पोर्शन विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री, दिस इज कॉर्क, ही टुक अ थिन स्लाइस ऑफ दिस कॉर्क, और उन्हें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, हनी कॉम्ब, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने प्रॉपरली यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है ना दीज स्ट्रक्चर्स, तो उन्हें बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई दिया था व्हेन ही ऑब्जर्व्ड दिस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है। और उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, इन छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स को, सेल, ओके। अच्छा, तो अब क्या हुआ, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डिस्कवरी कर दी सेल्स की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट ने उस पर बहुत ही वर्क किया, कुछ साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी बताया, ठीक है। ये आपकी बुक में भी मेंशन होगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा ये थियोरेटिकल पार्ट, कि जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी कुछ सेल्स के बारे में बताया, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजी साइंटिस्ट थे, ही टोल्ड अबाउट द प्रोटोप्लाज्म विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, उन्होंने उसे क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। इसके अलावा क्या हुआ, बाद में साइंटिस्ट ने और भी क्या दी, एक सेल थ्योरी दी, द सेल थ्योरी, ठीक है। ये जो थ्योरी थी, ठीक है, इट वाज पुट बाय 2 साइंटिस्ट, ठीक है, शिल्डन एंड शॉन, शायद आपने 8th में भी पढ़ा हो, ठीक है। तो ये 2 साइंटिस्ट थे, शिल्डन एंड शॉन, ठीक है, उन्होंने ये सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। और ये जो थ्योरी थी, इट वाज लेटर मॉडिफाइड, जैसे जैसे क्या होता है, तो क्या होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं तो क्या करते हैं, थ्योरीज देते हैं अलग अलग। तो कभी जैसे आपने देखा होगा, थ्योरीज जैसे किसी साइंटिस्ट ने दी, फिर उसमें क्या होता है, साइंटिस्ट प्रूव करते हैं कि नहीं ये तो गलत थ्योरी थी, इसमें ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, जो थ्योरीज कोई साइंटिस्ट देते हैं उस पर और भी साइंटिस्ट क्या करते हैं, वर्क करते रहते हैं और उसमें एड ऑन करते रहते हैं अपनी चीज़ें जो वो डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो थ्योरी दी थी शिल्डन और शॉन साइंटिस्ट ने, इट वॉज मॉडिफाइड लेटर बाय रुडोल्फ वर्शियो इन ईयर 1855। और ये जो सेल थ्योरी है इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। दिस थ्योरी इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेन पॉइंट्स, ठीक है। पहला क्या है, ये थ्योरी क्या कहती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि भाई जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, ठीक है, ऐसा मैं आपको अभी बताया था जस्ट पहले, ठीक है, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ के बने हैं, सेल के बने हैं,
ठीक है, सेल और उसके प्रोडक्ट्स, जिस चीज़ का भी सेल बना है उसी को प्रोडक्ट्स को मिला के क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये थ्योरी क्या बोलती है, दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, जो सेल है वही स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनिज्म को, और वही फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी में वो किसकी हेल्प से हो पाते हैं, सेल की हेल्प से हो पाते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या बोला था इस थ्योरी में, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो ये भी बोला था उन्होंने कि जो नए सेल्स हमारी बॉडी में बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जो पहले से सेल्स हैं, द सेल्स विच आर प्री एग्जिस्टिंग, प्री मतलब पहले से, और जो एग्जिस्ट कर रहे हैं बॉडी में, उन्हीं सेल के डिवीजन से क्या होता है, नए सेल बनते हैं। जैसे आपने 8th क्लास में ही सेल चैप्टर में आई थिंक अमीबा का डिवीजन पढ़ा होगा, सेल डिवीजन का टॉपिक पढ़ा होगा, फिर उसमें एग्जाम्पल आता है कि भाई बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि अमीबा में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, वो कहाँ से बने इन दी एंड, वो प्री एग्जिस्टिंग जो अमीबा का सेल था उसी से तो डिवाइड हुए वो सेल। ठीक है, तो सिमिलरली हमारी बॉडी में हमेशा क्या होता रहता है, सेल डिवीजन होता रहता है। ठीक है, जैसे जो छोटे बेबीज होते हैं वो एडल्ट में ग्रो करते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो सेल डिवीजन से ही हमें ये चीज़ पता लग जाती है कि जो सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी में नए, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो जो भी नए सेल बनेंगे वो सेल डिवीजन से बनेंगे, जो वो सेल डिवीजन कहाँ होगा, जो पहले से सेल है हमारी बॉडी में उसी में होगा। और ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, जैसे बाइनरी फिजन आप देखेंगे अमीबा में। ठीक है, सो दीज वर द 3 मेन पॉइंट्स विच वर डिस्क्राइब्ड इन द सेल थ्योरी। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स अब क्या है, हमने सेल के बारे में देख लिया कि व्हाट इज़ अ सेल। ठीक है, सेल को हम क्यों बोलते हैं, इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं अर्थ पे। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से डिवाइड करें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन देम, तो उस तरह से हम ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो नाम से ही समझ आ रहा है, अगेन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल, और यू कैन से 1, एंड सेल्युलर मीन्स सेल। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विच आर कंप्राइज्ड ऑफ अ सिंगल सेल। वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ क्या है, एक सिंगल सेल है। ठीक है, इसी के अपोजिट हमारे क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच आर कंप्राइज्ड ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स। मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और सेल्युलर मतलब सेल्स। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो बहुत सारे सेल्स को मिला के बने हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो एक छोटा सा यहाँ पे टेबल है जिसमें आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे मैं आपको चैप्टर के एंड में बता ही दूंगी व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना होता है, बट पूरे चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आपको बता ही दूंगी। तो यहाँ पे क्या है, इस टेबल में यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर हम सेल नंबर की बात करें, ठीक है, कि सेल नंबर क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कंप्राइज्ड ऑफ सिंगल सेल। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। ओके, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कितने सेल से बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। ओके, अच्छा, अगर हम फंक्शन की बात करें, ठीक है, कि भाई फंक्शन कौन परफॉर्म करता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में, तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक सिंगल सेल है, तो सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, वही सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। सो ऑल द फंक्शंस इन अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्म्ड बाय द सिंगल
सेल। वाइल मल्टी सेल्यूलर में क्या है, अब तो यहाँ पे तो मल्टी सेल्यूलर क्या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उनमें क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स आर प्रेजेंट, और जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर डाइजेशन है तो डाइजेशन के लिए क्या है, कुछ स्पेसिफाइड सेल्स हैं ऑर्गन्स में जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई और फंक्शन है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन का कोई फंक्शन है, तो उसमें क्या है, अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं जिनके अलग अलग तरीके के क्या हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। ओके अच्छा, अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, बट आपने 8th में पढ़ा होगा, तो आई होप आपको पता है दैट व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर। अब आप मेरे सामने नहीं है तो मैं आपसे ऐसे पूछ भी नहीं सकती, ठीक है, सो आई हैव टू टोल्ड यू। ओके तो डिवीजन ऑफ लेबर, अगर मैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट शोन बाय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और यहाँ पे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है बेसिकली, अभी मैं बताऊंगी आपको आगे स्लाइड में डिटेल में, कि जो जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी में, हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक अलग स्पेसिफाइड क्या है, ऑर्गन है, ठीक है। और वो ऑर्गन्स मिला के कैसे बने हैं, सेल्स से ही तो बने हैं, ठीक है। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो सेल्स हैं दे आर स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हर सेल का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। तो देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द सेल, जो काम था वो क्या हुआ, सारे सेल्स में, अलग अलग सेल्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। बट यूनिसेल्युलर के केस में जितने भी फंक्शन है, डाइजेशन का हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या हो गया, एक्सक्रीशन का हो गया, वो सब कौन परफॉर्म करेगा, वही एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, या आप 10th में और डिटेल में पढ़ोगे किस तरह होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ऑब्वियस सी बात है, रिप्रोडक्शन इज अ फंक्शन, ठीक है, इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अगेन इट विल बी इन्वॉल्व, इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, एक सिंगल सेल इन्वॉल्व होगा। जैसे अमीबा में क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिजन से होता है, मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन करता है अमीबा, तो वो क्या होता है, सिंगल सेल ही तो इन्वॉल्व होता है उसमें, ठीक है। वाइल इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स, ठीक है। आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा 8th क्लास में, ओवम होता है, स्पर्म होता है, दे आर व्हाट, दे आर स्पेशलाइज्ड, ऐसे सेल्स को जो रिप्रोडक्शन में एड करते हैं, ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स। दीज जर्म सेल्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके अगर हम इसके बाद लाइफ स्पैन की बात करें, ठीक है, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, ऑब्वियस सी बात है, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है इट इज़ अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कैसा होगा, बहुत ही शॉर्ट होगा, इट विल हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। जबकि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दे आर मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनमें बहुत ही देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंशिएशन विच इज सीन, ठीक है। तो उनका लाइफ स्पैन कैसा होता है, बहुत ही लॉन्ग होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया था बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम विच इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोअन, ठीक है। क्लेमाइडोमोनाज है विच इज अ टाइप ऑफ एल्गी, दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। और अमीबा, ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल्स अपनी बुक में देख लेना, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो जितने भी जो एनिमल्स होते हैं दे ऑल आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ मंकी, ठीक है। एंड देन फंजाई, ठीक है, फंजाई इज ऑल्सो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और जितने भी प्लांट्स होते हैं दे आर ऑल्सो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं जहाँ पे नीडेड हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था, जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे शो डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो व्हेन विदिन अ मल्टी सेल्युलर, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, मीनिंग मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ठीक है, जैसे कि
ourselves, so yourself. Organisms, there is division of labor. So division of labor का मतलब होता क्या है? Means that the work of keeping the organisms alive is divided among different parts of the body. मतलब जो भी चीजें हैं, ठीक है, और यू कैन से अगर मैं बायोलॉजिकली बोलूं, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे किस वर्क की बात हो रही है? हमारी बॉडी में क्या होते हैं? बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ऑल दीज आर व्हाट? लाइफ प्रोसेसेस. तो जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं बॉडी में, उसका जो काम है प्रोसेसेस का जो परफॉर्म हो रहे हैं ताकि हम अलाइव रह सके, वो काम सारे सेल्स में क्या है? डिवाइडेड है हमारी बॉडी में, ठीक है. ईच पार्ट हैज अ स्पेसिफिक जॉब, ठीक है. हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का एक अपना स्पेसिफिक क्या है? जॉब है, एक रोल है. इट वर्क्स इन हार्मनी विद ऑल द अदर पार्ट्स, ठीक है. और सारे जो ऑर्गन्स हैं वो अपने फंक्शंस क्या होते हैं? पैरेलल में परफॉर्म होता रहता है फंक्शन, ठीक है. फॉर एग्जांपल डाइजेशन अगर हमारी बॉडी में हो रहा है, ठीक है, तो उसके पैरेलल में और क्या हो रहा है? सर्कुलेशन भी तो हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, ब्लड भी सर्कुलेट हो रहा है. तो जितने भी जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी के, दे ऑल वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर, ठीक है. देयर इज अरेंजमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स within a living thing which is sometimes referred to as levels of organization, ठीक है. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए फॉर श्योर कि सेल्स से क्या बनते हैं? टिश्यू, टिश्यू से मिला के क्या बनते हैं? ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स. वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स इन आवर बॉडी और हर सिस्टम का अपना एक क्या है? काम है, एक रोल है. कि फॉर एग्जाम्पल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा? डाइजेशन का ही फंक्शन परफॉर्म करेगा ना, ठीक है. रेस्पिरेशन तो करेगा नहीं. रेस्पिरेशन का कौन फंक्शन परफॉर्म करेगा? द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें हमारे कौन से ऑर्गन्स आ जाएंगे? जो डाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर स्टमक है तो स्टमक किस में एड करेगा? डाइजेशन में एड करेगा, ठीक है. वो रेस्पिरेशन में वो उसका कोई काम नहीं है, ठीक है. तो इस तरह हमारी बॉडी में क्या होता है? देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर. जितना भी काम है, ठीक है, वो क्या है? सारे ऑर्गन्स में क्या है? डिवाइडेड है, ठीक है. तो इसलिए हम कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? वी आर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. ओके. तो अब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है. बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल्स हैं जिनका अलग अलग एक क्या है? स्पेसिफाइड फंक्शन है इन सेल्स का, ठीक है. तो अब हमारी बॉडी में क्या है? अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के क्या है? सेल्स हैं, ठीक है. और इनका जो शेप और साइज है सेल्स का, वो इनके फंक्शन से क्या है? अफेक्टेड है, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अलग अलग शेप्स के सेल दिख रहे हैं आपको, ठीक है. ये ऑल दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है. जैसे कि ये नर्व सेल है, ठीक है. इसके बाद दीज आर फैट सेल्स, दिस इज अ बोन सेल, ठीक है. इसके बाद दिस इज अ जर्म सेल एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है. जर्म सेल विच एड्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. This is a sperm, ठीक है. Then these are the blood cells, these are RBCs, the red blood cells, and this again is a germ cell, ovum, or you can say egg, which aids in the process of digestion, in the process of reproduction. Okay. तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हर सेल्स के अलग अलग शेप है. दे आर नॉट सिमिलर इन शेप एंड ईदर दे आर नॉट सिमिलर इन साइज, ठीक है. अब जैसे अगर मैं नर्व सेल की बात करूँ तो नर्व सेल आप देख रहे हो कि कितना ब्रांच्ड है, ठीक है. इट इज सो ब्रांच्ड एंड इट इज लॉन्ग इन स्ट्रक्चर. कितना लॉन्ग है ये, ठीक है, नर्व सेल. तो नर्व सेल यहाँ पे ब्रांचेस क्यों होती है? क्योंकि ये क्या वो करता है? रिसीव. इट रिसीव्स इम्पल्सेस, ठीक है. ये इम्पल्सेस को क्या करता है? ट्रांसफर करता है. दीज आर न्यूरॉन्स, ठीक है. फिर इसके बाद क्या होता है? फिर एक नर्व सेल होता है. तो ये आपस में क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं नर्व सेल्स, ठीक है. और इनका काम क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रेन को जाने हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? इन नर्व सेल्स के थ्रू क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है. तो जल्दी जल्दी वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाती हैं इस नर्व सेल से होते हुए और हमारे ब्रेन को क्या पहुंचाती हैं? सिग्नल पहुंचाती हैं,
ठीक है, फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हर सेल का अपना एक शेप होता है, वो अफेक्टेड होता है उसके फंक्शन से। जैसे कि ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, दे आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। इनमें क्या एबिलिटी होती है, ये अपने आप को बेंड कर लेते हैं, ठीक है। जब ये पतली पतली कैपिलरीज से गुजरते हैं सेल्स, दे बेंड, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, हर सेल का जो फंक्शन होता है, इट इज अफेक्टेड बाय इट्स शेप एंड साइज। ओके, तो इसके और भी एग्जांपल्स हैं, वो आप खुद रीड करना, थोड़ा सा आप लोग भी रीड करोगे अपनी बुक से, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। ओके, अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जितने भी जो सेल्स होते हैं, अगर मैं एक टिपिकल सेल की बात करूं, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, और चाहे वो कोई भी सेल हो, ठीक है, अमीबा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो जितने भी जो सेल्स होते हैं, दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है। सारे सेल्स 3 चीजों के कंप्राइज्ड होते हैं, ठीक है। वो 3 चीजें क्या हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। एक टिपिकल सेल इन 3 चीजों का बना ही बना होता है, उसमें 3 चीजें हमेशा होती हैं, एक सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म एंड थर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, ये जो 3 चीजें हैं, इन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहला पार्ट है इसमें, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को और भी हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। अगेन ये सब चीजें आपने 8th में भी पढ़ी हैं, बट डिफरेंस ये है 9th में कि आप ये थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा चीजों को, ठीक है। थोड़ा आपका डिटेल में चला जाएगा चैप्टर की किस तरह चीजें होती हैं इनसाइड द सेल, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल, ठीक है। वैसे ये तो एक प्लांट सेल है, तो इसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, दैट इज द सेल वॉल, ठीक है। बट अगर हम एक प्लांट सेल की बात ना करें, अगर हम वैसे नॉर्मली एक बात करें, तो जो सेल मेम्ब्रेन, जैसे एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है, जो क्या करती है, डेट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, कि जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो उससे क्या करती है, सेल के कंटेंट्स को सेपरेट करती है। सेल के जितने भी कंटेंट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, इसको सेपरेट कर रही है, ठीक है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका ये फंक्शन होता है कि जितने भी मटेरियल जाने हैं सेल में, या तो अंदर जाने हैं मटेरियल या फिर सेल के बाहर आने हैं, ठीक है, तो उनकी जो अंदर और बाहर जाने का जितना भी कंट्रोल करेगी, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करेगी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम और भी क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्यों बोलते हैं हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट ओनली अलाउज द मूवमेंट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल, ठीक है। तो जो सब्सटेंसेस सेल में नीडेड है, ये उन्हीं को अलाउ करेगी कि दे कैन एंटर इनसाइड द सेल। तो इट मीन्स व्हाट, इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल in the cell, and that is why it is known as a selectively permeable membrane. Selectively मतलब कुछ ही selected चीजों के लिए ये membrane क्या है, permeable है। permeable मतलब कि चीज इससे क्या हो सकती है, पास हो सकती है, बट वो चीज क्या है, selective है, ठीक है। हर चीज नहीं पास हो सकती इसके थ्रू, ठीक है, कुछ ही चीजें पास हो सकती हैं जो जिसको ये अलाउ करेगी, और इसी वजह से हम सेल मेम्ब्रेन को और भी क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज, और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है नेचर में। एंड अगर मैं बात करूँ ये किस चीज की बनी होती है, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली इट इज अ लिविंग थिंग, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि क्या हो गए, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ना 9th में, ठीक है। अगर आप 11th में लेते हैं बायो फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत ही डिटेल में हो जाता है ये सब, ठीक है। आप वहां पढ़ोगे और डिटेल में कि कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होता है इसमें पूरा डिटेल में, ठीक है, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर।
तो अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ओके, तो अभी मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि क्या होता है जो सेल मेम्ब्रेन होता है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू कुछ सब्सटेंसेस क्या होती है पास होती हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब ये सब्सटेंसेस पास होती कैसे हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है, तो ये जितनी भी सब्सटेंसेस होती हैं ये पास होती हैं विद द प्रोसेस नॉन एज डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन आप पढ़ेंगे अब 9th में और डिटेल में पढ़ेंगे, और जो चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री के उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायो में भी है थोड़ा सा केमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होती हैं इंटर रिलेटेड होती हैं। तो अब क्या होता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जितनी भी सब्सटेंसेस होती हैं वो मूव करती हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन इज व्हाट द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन बेसिकली है क्या, द मूवमेंट ऑफ any substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration। तो जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन सब में होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ गैसेस में ही डिफ्यूजन होता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं क्योंकि सेल चैप्टर की बात कर रही हूँ तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या गैसियस एक्सचेंज जो भी होता है सेल में वो किससे होता है, डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेल है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेल है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, मूव करेगी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ विच इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। सिमिलरली जो ऑक्सीजन होती है वो भी कैसे एंटर करती है इनसाइड द सेल, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है सेल में, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कैसे मूव करेगी, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है, तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो जितना भी जो गैसियस एक्सचेंज होता है सेल्स में इट टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो अच्छा, ये तो हमने डिफ्यूजन की बात कर ली कि क्या होता है, जितना भी जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, बट सिर्फ गैसियस एक्सचेंज तो नहीं होता सेल्स में, लिक्विड्स का भी एक्सचेंज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूं, ठीक है, तो लिक्विड्स भी वो करते हैं, डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स में भी। अब क्या होता है, जब लिक्विड्स का जो डिफ्यूजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जब गैसियस एक्सचेंज हो रहा होगा तो हम क्या टर्म यूज करेंगे, डिफ्यूजन, और जब किसी लिक्विड का एक्सचेंज हो रहा होगा, ठीक है, तो हम उसको क्या टर्म देते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो हाउ कैन यू डिफाइन ऑस्मोसिस, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन बट इट इज टेकिंग प्लेस इन द केस ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration। ठीक है, अच्छा, अब देखो एक मेजर डिफरेंस क्या है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। ठीक है, कि जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन में कोई एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है वहां डिफ्यूजन होता है, बट जहां कोई एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में आ गई, ठीक है, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोसेस को ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस हमेशा कब होगा, जब व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट टेक्स प्लेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम मूवमेंट की बात करें, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, तो यहाँ पे भी जो चीजें हैं वो कैसे मूव करेंगी, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हाई वाटर कंसंट्रेशन जहां होगा उस तरफ से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, चीजें मूव करेंगी। ठीक है, सो जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में, अगर आपको विजिबल है ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, हाई वाटर कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये जो ब्लू सर्कल्स हैं दे रिप्रेजेंट वाटर।
ठीक है, और ये जो ग्रीन सर्कल्स हैं दे रिप्रेजेंट शुगर। तो यहाँ पे तो शुगर बिल्कुल नहीं है, यानी कि यहाँ पे तो प्योरली क्या है, वाटर है, ठीक है, बट यहाँ पे वाटर का अमाउंट क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या डिजॉल्व्ड है सॉल्यूशन में, शुगर है विच इज एक्टिंग एज अ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा सॉल्वेंट कम है, बट यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। तो there is high water concentration here and there is low water concentration here. So the movement of water will take place from a region of high concentration to a region of low concentration through a semi-permeable membrane, and this process is known as osmosis. ठीक है, तो अब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था जो ऑस्मोसिस है उसकी हेल्प से ही क्या होता है, मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, ठीक है, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, मूव करता है वाटर इन सेल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 केसेस लेंगे, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, कोई सेल है, ठीक है, एनिमल सेल है या फिर क्या है, प्लांट सेल है, ठीक है। अब बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं कि डिफ्यूजन कैसे कैसे हो सकता है, कि ऑस्मोसिस कैसे कैसे हो सकता है किसी भी सेल में, ठीक है, क्या क्या सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। तो बेसिकली 3 सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं, ठीक है, जो मूवमेंट होगा सब्सटेंसेस का सेल में। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, कोई एक एनिमल सेल लिया या फिर प्लांट सेल लिया, ठीक है, इन केस, और आपने क्या करा, एक सॉल्यूशन लिया बीकर में, ठीक है। तो सॉल्यूशन वाटर था वो उसमें, ठीक है, वाटर आपने लिया और उस वाटर में आपने क्या डिसॉल्व कर दिया, फॉर एग्जांपल या तो सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया या फिर शुगर डिसॉल्व कर दी, ठीक है। अब 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं और 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस तो क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का केस है, ठीक है, कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपर सॉल्यूशन है, इट इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिस सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। हाइपर मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, और टॉनिक मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ, ठीक है, दैट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट सॉल्यूशन इज वेरी हाई। अच्छा, वो स्ट्रेंथ हम क्यों हाई बोल रहे हैं, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, ज्यादा डिसॉल्व कर रहा है आपने सॉल्यूट उसमें, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है, इसकी हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है इट इज डिसॉल्व्ड इन अ लार्ज अमाउंट इन द सॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है उस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं, व्हेन द मीडियम सराउंडिंग अ सेल हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन इन द सेल इट इज सेड टू बी हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक हम कब सॉल्यूशन को बोलेंगे, कि जो मीडियम है जो सेल को सराउंड कर रहा है इसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, एज कंपेयर टू जो वाटर का कंसंट्रेशन सेल में है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, 20% सॉल्ट है। अब कोई भी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, 100% हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 20% सॉल्ट है, यानी कि यहाँ पे वाटर की परसेंटेज क्या है, 80%, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये सेल है, ठीक है, अगर हम सेल में देखें, सेल में कितना सॉल्ट है, 10% सॉल्ट है, यानी कि इसमें सेल में कितना वाटर है, 90%। इसका मतलब जो सेल में वाटर कंटेंट है, वाटर कंसेंट्रेशन है, वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू जो यहाँ पे सेल के बाहर वाटर कंसेंट्रेशन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑस्मोसिस में क्या होगा, द वाटर विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, द वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल, ठीक है। अब वाटर इट विल मूव आउट ऑफ द सेल, तो सेल क्या हो जाएगा साइज में, इट विल श्रिंक, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर क्रॉसेस द मेम्ब्रेन, it will cross the semi-permeable membrane or the cell membrane in both the directions। तो क्या होता है जो ऑस्मोसिस होता है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दोनों ही डायरेक्शंस में होता है, बट जो ज्यादा मूवमेंट होगा हाइपरटोनिक के केस में वो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में जो हमारा सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एक केस हो गया हमारा हाइपरटोनिक। नेक्स्ट केस देखते हैं,
ओके, इसके बाद हमारा क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? आइसो मतलब क्या है, सेम, और टॉनिक मतलब मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया था, स्ट्रेंथ। तो वो सॉल्यूशन जिसमें जो दोनों तरफ क्या है, सेम स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन है, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हेन द मीडियम सराउंडिंग अ सेल हैज द सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज दैट इन द सेल, इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे कितना कितना वाटर है। अब यहाँ पे 10% सॉल्ट है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर कितना है, 90%। सिमिलरली अगर हम सेल के अंदर देखें 10% सॉल्ट है, इसका मतलब यहाँ पे भी वाटर कितना है, 90%। तो अब यहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन सेल के बाहर और सेल के अंदर क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, बेसिकली देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पे ना तो वाटर अंदर जाएगा और ना वाटर क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। ठीक है, बोल दिया क्या कुछ? टाइम नोट करियो 23। मैंने ये बोल दिया कि वाटर मूव नहीं करेगा। कोई बात नहीं, अब आप उस लाइन को एक बार सही से दोबारा बोल देती हूँ, है ना। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे अमाउंट कितना है वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे 10% सॉल्ट है। ठीक है, तो यानी कि 90% क्या है, वाटर है। सिमिलरली सेल के अंदर क्या है, 10% सॉल्ट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, 90% वाटर है। तो सेल के अंदर और सेल के बाहर जो पानी का अमाउंट है, वाटर का अमाउंट है, दैट इज 90%, तो इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, वाटर मूव करेगा, बट जितना वाटर मूव करेगा सेल के अंदर जाएगा, उतना ही सेल से क्या आएगा, बाहर भी आएगा। ये देख रहे हो ना, 2 एरोज हैं यहाँ पे। ठीक है, इट शोज द नेट मूवमेंट। सो वाटर विल मूव इन बोथ द डायरेक्शंस बट इन इक्वल अमाउंट्स। ठीक है, सो वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शंस बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। सो व्हाट वी कैन से दैट देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, जो सेल है उसका साइज क्या रहेगा, सेम साइज रहेगा, वो श्रिंक होगा ही नहीं या फिर स्वेल नहीं होगा, इट विल रिमेन एज द सेम साइज। ठीक है, तो इस तरह होता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मूवमेंट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था 3 केसेस होते हैं। फाइनली द थर्ड केस दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, हाइपो मतलब क्या होता है, लेस, वो सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, लेस है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल विच हैज हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन इन द सेल। ठीक है, लेट्स लुक एट द डायग्राम। ठीक है, वी कैन सी हियर द वाटर विच इज सराउंडिंग द सॉल्यूशन विच इज सराउंडिंग द सेल, इट हैज हायर वाटर कंसेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे 10% सॉल्ट है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर कितना है, 90%। अच्छा, और अगर सेल में देखिए तो यहाँ पे 20% सॉल्ट है, यानी कि यहाँ पे वाटर कितना है, 80% है, यानी कि सेल के बाहर जो पानी का अमाउंट है वो क्या है, ज्यादा है। सो नाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। सो हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि भाई जो वाटर है इट विल मूव इनसाइड द सेल। ठीक है, सो वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। द नेट रिजल्ट इज दैट द वाटर एंटर्स द सेल। तो इन दी एंड हो क्या रहा है, जो वाटर है इट इज एंटरिंग द सेल, और अब क्योंकि वाटर एंटर कर रहा है सेल में, तो सेल क्या होगा, इट विल स्वेल अप। ठीक है, तो 3 तरीके की मैंने आपको अभी सॉल्यूशंस बताए। हाइपरटोनिक में सेल क्या होगा, द सेल विल श्रिंक। आइसोटोनिक में द सेल विल रिमेन द सेम साइज, एंड हाइपरटोनिक में द सेल विल स्वेल अप। So this is how the movement of substances take place from in the cell membrane through the semi-permeable membrane. तो ये सब आपने 8th में नहीं पढ़ा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, थोड़ा डिटेल है चैप्टर, तो इस तरह से। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो है ये आपको बहुत ही डिटेल मतलब बुक में अच्छे से पढ़ लेना है इसको, NCERTs में। ठीक है, अच्छा, तो ये इस तरह से क्या होता है, मूवमेंट होता है सेल में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में।
अच्छा, इसके बाद अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही क्या होती है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मैंने आपको भी ऑस्मोसिस बताया, ठीक है, तो ऑस्मोसिस से मूवमेंट तो होता ही है, इसके अलावा ऑस्मोसिस से एक और चीज़ होती है, क्या होता है, जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, ठीक है, तो प्लांट्स की रूट कैसे एब्जॉर्ब करती हैं वाटर सॉइल में से, दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं रूट सेल्स, और वो क्या करते हैं, ऑस्मोसिस परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर होता है दे मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस इन बायो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था जो सेल मेम्ब्रेन होती है अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट, ठीक है, तो क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में और क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस भी होता है और एंडोसाइटोसिस भी होता है। एक्सोसाइटोसिस मतलब कि जो सेल है, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, एक्सटर्नली हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, और साइटोसिस वर्ड कहाँ से आया है, सेल से। तो एक्सोसाइटोसिस कौन सा फिनोमिनन होता है जिसमें जो सेल होता है वो सब्सटेंसेस को क्या करता है, अपने अंदर से बाहर थ्रो करता है, उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो अमीबा का सेल होता है वो क्या करता है, इजेशन करता है, एक्सक्रीट आउट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ये भी अलाउ करती है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, यू कैन सी हियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी क्या होता है, एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब कुछ कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, इनसाइड, ठीक है, और साइटोसिस मतलब सेल, कि मतलब सेल के अंदर क्या जा रही है, कुछ सब्सटेंस जा रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, अलाउ करती है एंट्री को, ठीक है। यहाँ पे ये कोई फूड पार्टिकल है, जैसे जो अमीबा का अगर मैं आपको केस बताऊं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, अमीबा क्या डेवलप कर लेता है, फॉल्स फीट होते हैं, स्यूडोपोडिया डेवलप कर लेता है, ठीक है, स्यूडोपोडिया से वो क्या करता है, इट मूव्स, और ये क्या करता है, अपना फूड पार्टिकल एनगल्फ कर लेता है अमीबा फूड पार्टिकल को। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट हेल्प्स ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है वो स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से बुक में जो मैंने आपको बताया है चैप्टर का जितना भी पार्ट, आपको वो अच्छे से रीड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।